Welcome to the world of science. Today we shall study chapter 1 of science, crop production and management. Paheli and Bhuju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. आप सभी स्टूडेंट्स के फैमिली सर्कल में कोई ना कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव फार्मर ज़रूर होगा, चाहे वो छोटे स्केल पर फार्मिंग करते हो या फिर बड़े स्केल पर फार्मिंग करते हो। और आप भी कभी ना कभी उनके फील्ड में गए होंगे जहाँ कोई ना कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही होगी। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. फील्ड में आप बहुत सारे टूल्स को देख सकते हो, औजारों को देख सकते हो, जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे। आप जानना चाहेंगे कि इन टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। This is the most common tool used by a farmer in agriculture. इसको कहेंगे सिकल। ये एक फार्मर की सबसे बड़ी पहचान है। देखने में ये टूल थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन किसान के लिए ये सबसे मेन औजार है। ये है शोवल। अलग अलग डिज़ाइन में ये हमें देखने को मिल सकता है। इसका यूज़ ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि कई कंस्ट्रक्शंस के काम में भी होता ही है। ये है ट्रेडिशनल प्लो। ये आज के टाइम का प्लो है, जिसको हम ट्रैक्टर के पीछे बांध के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी टूल्स आपको हर एक खेत में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे जहाँ मीडियम या थोड़ा बड़े स्केल की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हो। किसी भी फील्ड में आपको ये सभी टूल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज़ अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। You have learned that all living organisms require food. फूड सभी को चाहिए, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, एक कीड़ी जितना, और चाहे वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, एक व्हेल के जितना। इंसान को तो फूड चाहिए ही चाहिए। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। So where do animals get their food from? Animals, इंसान, जैसे कि इंसान ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उनको फिर खाना कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली वो प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन करेंगे या फिर एनिमल सोर्स से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना क्यों खाना पड़ता है? सबसे पहली बात,
You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions, such as digestion, respiration, and excretion. बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को अच्छे से चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी कहाँ से मिलेंगे? वो भी फूड से ही मिलेंगे। तो ग्रोथ और एनर्जी, इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली पड़ती है, जो कि बिना फूड के पूरी नहीं हो सकती है। We get our food from plants or animals or both. हम प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ एनिमल सोर्स भी हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या है और बहुत से लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि इतने सारे लोगों को खाना खिला पाएँ? एक फार्मर को कौन से मेथड अडोप्ट करने चाहिए ताकि उसके फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो? और यह भी बहुत ही हैरानी की बात है कि जितनी क्रॉप्स एक फार्मर अपने फील्ड में प्रोड्यूस करता है, उसका मोस्टली 50 to 60% ही यूटिलाइज हो पाता है। बाकी का शेयर कहाँ जाता है? वो किसी भी रिसीवर तक नहीं पहुँच पाता और किसी न किसी वजह से खराब हो जाता है, सड़ जाता है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इतनी सारे लोगों की भूख मिटाने के लिए बहुत बड़े स्केल पर फूड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम कम मेहनत में, कम खर्चे में ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएँ, ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएँ। In order to provide food for a large population, regular production, proper management, and distribution of food is necessary. सिर्फ क्रॉप को प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है, उसको रेगुलर प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है ताकि वो ज़रूरतमंद तक सही टाइम पर सही तरीके से पहुंच सके, ताकि वो बीच की प्रोसेस में ख़राब ना हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। आगे हम जानेंगे कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट ये कैसे होता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान को शुरू से एग्रीकल्चर नहीं आती थी। शुरू में वो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सहारे ही अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाता था, जो कि उसको जंगलों से मिल जाते थे। खेती करना, क्रॉप उगाना, ये सब उसने बाद में सीखा। ऐसा अक्सर माना जाता है कि हमने खेती धीरे धीरे सीखी है, अचानक से हमें खेती करना नहीं आ गया है। एक लंबी प्रोसेस के बाद आज हम वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाए हैं जहां हम इतना बड़ा प्रोडक्शन कर पाए हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है?
When plants of the same type are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम एक ही तरह के प्लांट्स को एक प्लेस पर कल्टीवेट करें और एक बड़े स्केल पर, ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। अगर हम अपने घर के गार्डन में अलग अलग चीज़ें छोटे स्केल पर कल्टीवेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसको तो क्रॉप नहीं कहेंगे। तो किसी भी फूड, किसी भी प्लांट को क्रॉप तभी कहेंगे, किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को क्रॉप तभी कहेंगे जब उनको एक लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जा रहा हो। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Wheat means गेहूं। तो क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब ही है कि फील्ड में एक ही टाइप के प्लांट, व्हीट के ही प्लांट ग्रो किए जा रहे हों, तो उसे ही हम क्रॉप कहेंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. क्रॉप को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनकी यूजेस को ध्यान में रखते हुए। एक है वेजिटेबल्स, एक है फ्रूट्स, एक है सीरियल्स। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो डेफिनेशन है वो कल्चरल व्यू पॉइंट से अलग है और साइंटिफिक व्यू पॉइंट से अलग है। कल्चरली वेजिटेबल्स हम उनको कहते हैं, उन प्लांट्स को कहेंगे, उन क्रॉप्स को कहेंगे जिनको हम बिना कुकिंग किए अक्सर नहीं खाते हैं, और फ्रूट्स को हम बिना कुक किए ही रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। और साइंटिफिक डेफिनेशन जो है फ्रूट की वो ये है, फ्रूट हम उस क्रॉप को कहेंगे जिसमें उस क्रॉप के सीड्स भी हों। तो जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें आपको उस क्रॉप के सीड्स भी ज़रूर मिलेंगे। वेजिटेबल्स में, हर वेजिटेबल में सीड्स मिलना ज़रूरी नहीं है। वेजिटेबल्स ग्रो सीड्स से ही करेंगी, लेकिन हर वेजिटेबल में सीड्स का होना ज़रूरी नहीं है। और सीरियल्स मतलब कि अनाज, ग्रेन। तो यूजेस के बेसिस पर हम क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इसके अलावा हम एक डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं on the basis of the season in which they grow. सीज़न के हिसाब से इंडिया में वैसे तो बहुत ही वैरायटी के सीजन्स हैं, मेनली हम उनको विंटर या समर में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया इतना बड़ा देश है कि जो एक जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है किसी दूसरे लोकेशन से। टेम्परेचर भी डिफरेंट, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर भी डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, और रेनफॉल का एक्सटेंट भी हर प्लेस पर अलग अलग है। कहीं पर बारिश लगभग डेली होती है और कहीं पर बारिश साल में 1-2 बार ही होती है। ऐसी भी जगह हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया में क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो क्लाइमेट की अगर जितनी वैरायटीज़ क्लाइमेट की होगी उतनी ही वैरायटी फिर
क्रॉप्स की भी होगी। सो देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू broad cropping patterns can be identified। इतनी वैरायटी होने के बावजूद हम क्रॉप्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। बारिश के मौसम में, रेनी सीजन्स में जिन क्रॉप को ग्रो किया जाएगा उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। किसी प्लेस पर रेनी सीजन जून में ही आ जाता है, किसी प्लेस पर जुलाई में, किसी प्लेस पर अगस्त में, और सितंबर तक रेनी सीजन एक्सटेंड हो सकता है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं ये है सोयाबीन, इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है? ये जो क्रॉप है ये बिल्कुल तैयार है, ओवर राइपन है, और ये अभी क्रॉप रा फॉर्म में है इसलिए ग्रीन है। ये सोयाबीन है जिसको आप घर पर अक्सर देखते होंगे। बिल्कुल मटर की तरह दिखाई दे रही हैं और प्लांट भी बिल्कुल मटर की तरह ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हीट, गेहूं, खरीफ क्रॉप का। ये जो गेहूं है इसमें अभी सीड कोट साथ में ही है, जो छिलक है, आउटर लेयर है, उसको अभी उतारने की ज़रूरत है। अब ये रेडी टू ईट नहीं है। ये व्हीट प्लांट है, गोल्डन कलर में है। थर्ड एग्जाम्पल है मेज, मक्का। ये भी खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, मूंगफली। इसको भी फील्ड में, रोज में ग्रो किया हुआ है। ग्राउंडनट, मूंगफली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉटन, कपास, जिससे आपके कपड़े बनते हैं। आजकल प्योर कॉटन के कपड़े तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सिंथेटिक फाइबर मिलाकर या दूसरे नेचुरल फाइबर मिलाकर एक अलग तरीके का कपड़ा तैयार किया जाता है। प्योर कॉटन बहुत ही रेयर है, शहरों में तो बहुत ही रेयर है। तो खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करेंगे, मतलब कि जून टू सितंबर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एक्चुअली ये पैडी है जिससे हमें राइस मिलेगा, ये वीट नहीं है। तो पैडी खरीफ क्रॉप है जिसको हम रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। इस पर ये सीड कोट है जिसको हटाने के बाद ही ये अपनी वाइट फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो राइस इसमें से निकलेगा एक प्रोसेस के बाद, रिफाइनिंग के बाद। तो खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ही क्यों ग्रो करेंगे? क्योंकि इनको पानी की, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए रेनी सीजन ही इन सब के लिए फेवरेबल है, सुटेबल है। देन रबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season are called rabi crops. रबी का मतलब ही है विंटर। Their time period is generally from October to March. अक्टूबर में हम इनको सो करेंगे और मार्च में इनको हार्वेस्ट करेंगे। मार्च तक ये बनकर फील्ड में तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये रबी क्रॉप का पहला एग्जाम्पल है वीट। वीट के ऊपर का जो सीड कोट है इसको हम काफ बोल सकते हैं, शाफ। इसको भी एक प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। सीड कोट को, आउटर लेयर को अलग किया जा सकता है एक सिंपल मशीन में। ये स्प्राउटेड सीड्स हैं वीट के इनिशियल स्टेज के, जब ये अभी ग्रो करना इन्होंने शुरू ही किया है। कलर ग्रीन है अभी, तो मतलब अभी ये फसल पककर तैयार नहीं हुई है। ये फसल बिल्कुल रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। रबी क्रॉप का अगला एग्जाम्पल है पी प्लांट। ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, इसको आप घर पर एक गमले में भी इजीली ग्रो कर सकते हो। मस्टर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का मस्टर्ड। सरसों का तेल मिलेगा इससे हमें। देखने में जो सबसे सुंदर क्रॉप है वो है मस्टर्ड। पूरे फील्ड जिसकी वजह से गोल्डन कलर से कवर हो जाते हैं। ये मस्टर्ड फ्लावर है। रबी क्रॉप का अगला एग्जाम्पल है लिनसीड। इसको अलसी भी कहते हैं। इससे भी हमें ऑयल मिलता है जैसे कि हमें मस्टर्ड से मिलता है। तो ये अलसी, लिनसीड। इस पर ब्लू कलर के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। मस्टर्ड पर आपको येलो कलर के फ्लावर मिलेंगे देखने के लिए, जबकि लिनसीड पर आपको ब्लू कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. समर सीजन में हम
खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अलावा इन खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अलावा समर सीजन में हम दालें और वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत से प्लेसेस पर हम करते हैं। इनके अलावा बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ 1-2 महीने में ही पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। तो उन वेजिटेबल्स को हम खरीफ और रबी के बीच के टाइम में, जबकि खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया गया और अभी रबी क्रॉप को सो नहीं किया गया हो, तो इन दोनों के बीच के टाइम में हम उन वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं जो 1 या 2 महीने में से भी कम टाइम में तैयार हो जाती हैं।